गुड मॉर्निंग टू ऑल। आगे का जो टॉपिक है जो हमने पीछे ही क्लास के अंदर छोड़ दिया था कि बच्चे का जो हम लोग बिहेवियर वगैरह सब चेक करते हैं उसका जो असेसमेंट कर रहे थे, तो असेसमेंट के कुछ टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे, कुछ टॉपिक हैं जो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमने लास्ट में जो जनरल बिहेवियर चेक किया था, उस जनरल बिहेवियर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट असेसमेंट आता है, वो किस चीज का आता है? सामान्य बिहेवियर के आंकलन के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी बच्चे की फीडिंग प्रॉब्लम है, क्या जो भी बच्चे की फीडिंग प्रॉब्लम है, उन फीडिंग प्रॉब्लम के बारे में पता करना कि ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चा कब कब कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके ब्रेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रखी है, बच्चा प्रॉपर तरीके से सकिंग कर रहा है कि नहीं रहा है, निपल को चूसना अगर उस बच्चे में प्रॉपर तरीके से है या नहीं वो आपको चेक वहां पे करना है। अगर सकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा तो बेबी की जो भूख की क्षमता है जो बढ़ रही है वो कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जरूरी है एक माँ का ब्रेस्ट और बच्चे का माउथ एकदम से अटैचमेंट, प्रॉपर अटैचमेंट वहां पे बना रहे। अगर अटैचमेंट रहेगा तो इजीली वो सकिंग करेगा तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के भूख को क्या करेगा? शांत करेगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फीडिंग तथा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जितना खाया क्या उतना बच्चा बाहर निकाल रहा है। भाई जो खाना बच्चा ले रहा है, अब खाना यहाँ पे है क्या बच्चे का? ब्रेस्ट फीड ही तो है। तो भाई कितना ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, अब उसका कितना वो बाहर निकाल रहा है वो आपको यहाँ पे क्या करना है? वो पैटर्न आपको चेक करना है। तो असेसमेंट ऑफ फीडिंग एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। बाहर का मतलब क्या आपको भी पता है? स्टूल, भाई स्टूल भी निकालेगा, यूरिन भी निकालेगा, खाना खाएगा तो ये चीजें भी तो बनेंगी ना। जन्म के तुरंत बाद एक नियोनेट में सकिंग तथा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स मौजूद रहते हैं। सकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे के माउथ में अगर आपने एक पानी की बूंद भी डाल दी ना, भाई अगर आपने एक बच्चे के मुंह में पानी की बूंद भी डाल दी ऊपर से ऐसे करके, तो वो क्या करेगा? उसको स्वेलो कर जाएगा, निगल जाएगा। ये जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं और जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसके अंदर वो प्रेजेंट रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें भी पता है, हम मुंह में रोटी का निवाला लेते हैं तो भाई उसको निगलेंगे ही ना। समझ में आ रहा है? हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, लार बनती है, उस लार को हम लोग निगलते हैं कि नहीं निगलते हैं? तो ये चीजें जन्म से स्टार्ट हो जाती है और जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक वो बनी हुई रहती है। शकिंग का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा, आपको पता है थंब सकिंग करता है। अगर आपने अपनी फिंगर बच्चे के माउथ के पास भी लाके रख दी ना ऐसे, तो वो क्या करेगा? उसको शक करना, चूसना स्टार्ट कर देता है। ये जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई आप लोगों को? ये जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं और ये जन्म से लेके लास्ट तक, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया? तो ये चीजें क्या होती है? ब्रेस्ट फीडिंग का जो तरीका हम तुरंत देखते हैं तो वो सकिंग और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स ये मौजूद रहते हैं। तो नवजात शिशु में उल्टी उल्टी का मतलब जानते हो ना? उल्टा प्रवाह, खाना खाया और वापस निकाल देना। आपने कभी देखा है कि बच्चा जब दूध पी लेता है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो उसके 5 या 10 मिनट बाद में क्या आता है? दही जमा हुआ बाहर आता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है। रीगर्जिटेशन उसने वहां पे क्या कर दिया? कर लिया है। समझ में आया कि जितना चाहिए था उसने क्या किया? डाइजेस्ट कर लिया। अब जो नहीं चाहिए वो बाहर निकाल रहा है, ऊपर के मुंह से निकाल रहा है। भाई वो यूरिन पास आउट वो सारी चीजें बाद में है। तो रीगर्जिटेशन क्या हो जाता है कि अगर जो चीज हजम नहीं हो पा रही है, अटकी हुई है, वो उल्टे के थ्रू क्या हो जाती है? उल्टा प्रवाह उसका हो जाता है। लिखा आप लोगों ने देखा? उल्टी या उल्टा प्रवाह जिसको बोलते हैं रीगर्जिटेशन। मुंह में झाग आना, मुंह में झाग वगैरह जिसे को बोलते हैं, किसी असामान्य स्थिति के प्रतीक होते हैं। समझ में आया? हमने पढ़ा
कि अगर एक बच्चे के अंदर नॉर्मल तरीके से देखा जाए जन्म के तुरंत बाद दो चीजें तो मिलती ही मिलती हैं। समझ में आया? दो चीजें उस बच्चे के अंदर क्या है, हमें मिल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गया सकिंग, दूसरा क्या हो गया, स्वेलोइंग। एक में क्या करता है बच्चा, चूसने की कोशिश करता है कोई भी चीज अगर उसको पकड़ा देते हो, और दूसरा स्वेलोइंग, उसको निगलने की कोशिश करता है। ये उसको जन्म से ही मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मान लो उसको उल्टी नॉर्मल तरीके से हो रही है, भाई उसने मिल्क लिया है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो उसका दही जमा देते हैं, वो बाहर निकल जाता है, कई बार नॉर्मल है, बट उसको हर एक चीज के अंदर बार बार उसकी उल्टी होती है, रिगर्जिटेट होता है फूड। समझ में? उल्टा प्रवाह भाई। एनाल से अगर बच्चा लेट्रिन के थ्रू प्रोडक्ट बाहर निकालता तो नॉर्मल है, बट अगर वही प्रोडक्ट वो मुंह से निकालना स्टार्ट कर देगा तो ये क्या होती है, असामान्य स्थिति है। समझ में आया? किसी असामान्य स्थिति के प्रतीक होते हैं। कौन कौन से? अगर उसके मुंह में क्या बने हुए हैं, झाग बने हुए हैं, चीजें वापस उल्टी हो, उल्टी गंगा बह रही है, तो ये क्या होते हैं, ये असामान्य स्थिति है। क्या है? असामान्य स्थिति है। इनकी उपस्थिति के लिए नवजात का सावधानी पूर्वक असेसमेंट करना चाहिए। अगर ये सारी प्रेजेंट है तो हमें सावधानी से उसको चेक करना है। सामान्यतः नवजात के जन्म के बाद 24 घंटे के दौरान ही क्या, यूरिन और मिकोनियम जिसको बोलते हैं ना भाई, बच्चा पेशाब भी कर देता है 24 घंटे के अंदर अंदर, और स्टूल भी पास कर देता है। ये नॉर्मल है। अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं कर पाता है तो हमें डॉक्टर को संपर्क करना है, मतलब उसको बताना। हॉस्पिटल में ही है 24 घंटे के लिए तो आजकल बच्चा, तो डॉक्टर को नर्स है वो क्या करेगी, बताएगी कि 24 घंटे हो गए बट ना तो बच्चे ने पेशाब किया है और ना ही स्टूल पास आउट किया है। ये जरूरी है 24 घंटे, एक नॉर्मल बच्चा 24 घंटे के अंदर अंदर स्टूल पास आउट कर देता है। आई बात समझ में? हम लोग क्या क्या कंडीशन चेक करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो एक नॉर्मल बच्चे के अंदर सकिंग, भाई अगर आपने यहाँ थंब अंगुली रखी है ना बच्चे के मुंह के पास, तो वो अपना मुंह घुमाता घुमाता वो आपकी अंगुली अपने मुंह में ले जाएगा और उसको चूसना लग जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही कोई आपने कुछ भी डाला है मुंह के अंदर, पानी की छोटी सी बूंद भी डाल दी तो उसको स्वेलो करेगा। अब वो शकिंग कर रहा है। शकिंग का मतलब क्या है? माँ के निपर को जब वो शक कर रहा है, चूस रहा है, तो मिल्क जाएगा, और मिल्क जाएगा तो ये तो है नहीं कि वो कान से नाक से बाहर निकालेगा, उसको पेट में लेके जाना है, तो उनको क्या करेगा, निगलना स्टार्ट कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? स्वेलो बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो ये दो चीजें सकिंग और स्वेलोइंग उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही प्रेजेंट रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अगर बच्चे में उल्टी हो गई है, रिगर्जिटेशन हो गया है, मुंह में झाग आ रहे हैं बार बार, तो ये क्या है? असामान्य स्थिति है। और इस असामान्य स्थिति के अंदर हमें क्या करना है? सावधानी पूर्वक उस बच्चे को जांच करनी है। समझ में आया? सावधानी पूर्वक क्या करनी है? उस बच्चे की जांच करनी है। जो नॉर्मल बच्चा होता है ना, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर यूरिन भी बाहर निकाल देता है और स्टूल भी बाहर निकाल देता है। समझ में आया? नॉर्मल बच्चे के लक्षण है ये। बट अगर वो 24 घंटे के अंदर ना तो यूरिन पास कर रहा है और ना ही स्टूल पास कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? फिर असामान्य स्थिति की बन जाती है। समझ में आया आपको इतनी चीज? नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कि ये सारा करने के बाद जो हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, सिर से लेके पांव तक का बच्चे का चेकअप करते हैं। उस चेकअप के दौरान सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? उस बच्चे के सिर का परीक्षण, हेड को एग्जामिन करेंगे कि बच्चे के हेड में कोई प्रॉब्लम। तो आपने देखा है ना कई बार कि ये जो बच्चे का हेड होता है, इधर से भी कई बार फूला हुआ मिलता है जब वो जन्म लेता है, कभी कभार पीछे से भी फूला हुआ मिलता है। ये कुछ माइनर बर्थ इंजरी होती है उस बच्चे के अंदर। ड्यूरिंग डिलीवरी उस बच्चे के अंदर छोटी मोटी इंजरी होती हैं, जिसको आप बोलते हैं माइनर बर्थ इंजरी, जो जन्म के समय उस बच्चे के दौरान हो जाती है और 7-8 दिन के अंदर बिना किसी उपचार के वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो हम जब उस बच्चे के सिर का एग्जामिनेशन करेंगे, हेड का एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस हेड के एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या क्या चेक करना है कि उस बच्चे के अंदर जो भी स्वेलिंग वगैरह प्रेजेंट है,
ठीक है, वो कितनी देर के लिए है, क्यों आई थी, किस लिए हुई थी, कौन कौन से, पूरे सिर को कवर करके रखी हुई है या आधे सिर के अंदर ही मिलती है। नवजात शिशु के सिर का परीक्षण हम लोग कौन कौन सी स्थितियों का पता लगाने के लिए करते हैं भाई, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उनका पता लगाने के लिए तो हम लोग सिर का एग्जाम, ये तो है नहीं कि भाई ये चेक करते हैं बच्चे के सिर में कितने बाल है, नहीं, उसके सिर में प्रॉब्लम क्या है वो चेक करते हैं। पहला क्या करते हैं, कैपुट सक्सीडेनियम। कैपुट सक्सीडेनियम का मैंने बता दिया कि बच्चे के सिर के दोनों साइड में क्या होती है, स्वेलिंग होती है, इधर भी हो गई इधर भी हो गई, स्वेलिंग हो गई। दूसरा क्या है, मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो सूचर बने हुए थे ना बच्चे के, मैंने बताया था ना 2 बोन के बीच में एक जगह खाली थी, वो क्या हो गई, अब आपस में जुड़ गई, तो वो हमें चेक करनी है कि है कि नहीं। तीसरी देखनी है सिफिल हेमेटोमा। सिफिल हेमेटोमा का मतलब जो स्वेलिंग यहाँ प्रेजेंट है। कैपुट का सक्सीडेनियम का मतलब क्या था, दोनों साइड में आ गई, सिर के दोनों साइड में। और सिफिल हेमेटोमा का मतलब होता है सिर्फ पीछे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ एक गुम्बा सा निकला हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, सिफिल हेमेटोमा। फोर्सेप के निशान, जो मैंने बताया था कि बच्चे के सिर को बाहर निकालने के लिए एक चिमटे जैसा वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, जिससे आप बच्चे के सिर को पकड़ के बाहर निकालते हो। तो आपको देखना है कि उसके सिर पे कोई इसके निशान तो नहीं बने। और ये वाइडेड सेपरेटेड अथवा बंद सूचर आपको देखने हैं कि उस बच्चे की जो बोन के बीच में जो जगह बनी हुई थी वो बंद हुई कि नहीं हुई है, वापस उतनी चौड़ी बनी हुई है। भाई जो 2 बोन के बीच में एक गैप था वो गैप बंद हुआ या नहीं हुआ, वो आपको चेक करना है। हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस का मतलब होता है बच्चे का सिर बड़ा है या बच्चे का सिर इतूसा है। एक तो बॉडी तो इतनी भारी और सिर इतूसा, एक बॉडी इतनी सी और सिर इतना बड़ा, तो वो दोनों आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। हाइड्रोसिफिलस में सिर बड़ा होता है और माइक्रोसिफिली के अंदर क्या होता है, सिर छोटा होता है, तो आपको वो भी चेक करना है। यहाँ पे ये देखना है कि अधिक उभरे हुए अथवा दबे हुए फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स मैंने बताए थे बच्चे के, एक तो यहाँ होता है आगे की तरफ तालवा जिसको बोलते हैं, एक पीछे की तरफ, वो देखने हैं कि ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं नीचे दबे हुए हैं, मतलब खड्डा बना हुआ है या खड्डा एकदम से ऊपर उठा हुआ है, वो चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। सारी चीजें दोबारा से देखना। पहली वाली में हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि कैपुट सक्सीडेनम, बच्चे के सिर के दोनों तरफ सूजन है या नहीं। इसके अंदर देखते हैं कि जो जगह बनी हुई थी वो जगह भरी या नहीं। इसमें देखते हैं कि बच्चे के पीछे की तरफ सूजन है, पीछे की तरफ सूजन। इसमें चेक करते हैं कि बच्चे के सिर पे निशान तो नहीं है चोट के, सिर पे चोट के निशान तो नहीं है। समझ में आया। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो बोन के बीच में जो जगह बनी हुई थी ये जगह भरी कि नहीं भरी या वैसी की वैसी पड़ी है। यहाँ पे देखते हैं सिर बड़ा है या छोटा, सिर बड़ा या छोटा। यहाँ पे देखते हैं कि जो फॉन्टेनल्स थे वो उभरे हुए हैं। उभरे का मतलब जो जैसे गड्ढा सा बना रखा था, ये गड्ढा बाहर की तरफ से फूला हुआ है या अंदर धंसा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के हेड का जब एग्जामिनेशन करते हैं तब चेक करते हैं। ये माइनर प्रॉब्लम है और अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें ना तो कोई सर्जरी की जरूरी है और ना ही मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरी है। 7-8 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को कि ये सारी चीजें क्या बताती हैं जब हम लोग उस बच्चे के हेड का एग्जामिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले पढ़ना है हमें कैपुट सक्सीडेनम, उसके बाद में पढ़ना है सिफेलोहेमेटोमा, उसके बाद में पढ़ेंगे हाइड्रोसिफिलस और उसके बाद में पढ़ेंगे मैक्रोसिफेली। वैसे ना आपको डायग्राम से दोनों का अंतर बताऊंगी मैं, ठीक है, कि कैपुट सक्सीडेनम में बच्चे के सिर कैसा दिखाई देता है और इसमें कैसा दिखाई देता है, इसमें सिर कैसा दिखेगा और इसमें सिर कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे हम इन दोनों की बात करते हैं, कैपुट सक्सीडेनम और सिफिल हेमेटोमा।
तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखना, उस डायग्राम के अंदर आपको दोनों चीज दिखाई देगी। क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, ये क्या है, सिफिल हेमेटोमा। भाई ये क्या कंडीशन दे रखी है, सिफिल हेमेटोमा। इस सिफिल हेमेटोमा को अगर आप देखोगे, बच्चे का जो हेड है वो पीछे से देखो उभरा हुआ है, ये दिख रहा है, एक गुम्बा सा निकला हुआ है ना बच्चे के पीछे के, जो बच्चे की चोटी होती है ना, जिसको बोलते हैं चोटी, ये यहाँ से उभरी हुई है, फूली हुई है। ये फूली हुई इसलिए है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा था उस टाइम पे प्रेशर लगा तो फ्लूइड है ना, वो जो द्रव होता है वो थोड़ा ज्यादा कलेक्ट हो गया। ये धीरे धीरे प्रेशर लगेगा तो अपने आप वहां से क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। 5 से 7 दिन के अंदर बच्चे को क्या हो जाता है, अपने आप ये ठीक हो जाता है। दूसरी कंडीशन आपको देखनी है कि ये बच्चे के यहाँ देखो, यहाँ पे भी होता है, ये इधर की साइड का, एक साइड का पोर्शन दिखाया गया, एक में तो यहाँ गुम्बा निकलता है कैपुट वाले, और इसके अंदर जो गुम्बा निकलेगा वो इधर भी निकलेगा और इधर भी निकलेगा, ठीक है, ऐसे दोनों साइड में निकल जाएगा गुम्बा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ दोनों साइड के अंदर क्या निकल जाएंगे, गुम्बा सा निकल जाता है, वो तो क्या होता है, कैपुट सक्सीडेनम। समझ में आया, कैपुट सक्सीडेनम। ये दिखाई दे रहा है, सॉरी ये इसके अंदर गलत हो गया, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, मिस्टेक्स दोबारा देखना इस कंडीशन को, कि जो स्टार्टिंग की कंडीशन आ रखी है इसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। ये एक साइड से दिखाई दे रहा है, इसमें बच्चे के यहाँ दोनों साइड में, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। देखो यहाँ जो ये आपको राइट साइड दिखाई दे रही है, इधर इधर ये गुम्बा बना हुआ है, कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ, इसके उधर भी है। समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ से चालू होगा और यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिर जैसे एक ब्रिज बन जाता है ना, पुल सा बन जाता है बच्चे के पूरे सिर में, ऐसे इधर से स्टार्ट होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। इसको बोलते हैं सिफिल हेमेटोमा, जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही क्या रहता है, गुम्बा सा बना हुआ रहता है, एक साइड के अंदर एक ही जगह पे रहेगा। समझ में आया, उसको आप क्या बोलते हैं, सिफिल हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, ब्लड का या फ्लूइड का एक जगह पे कलेक्ट हो जाना। वो क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा जब पेल्विस से होता हुआ बाहर आता है तो प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने की वजह से वो स्किन के अंदर फ्लूइड है वो भर जाता है। तो 5-7 दिन के अंदर अगर माँ बोलती है कि मेरे बच्चे को ये क्या हो रखा है, 2-2 सिर क्यों लगे हुए हैं, तो आपको यही कहना है कि माता जी 2-3 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आया। तो एक तो इधर सिर्फ एक ही जगह पे बना हुआ है और एक में क्या होता है, पूरा का पूरा सिर है वो सूज जाता है, ऐसे लग रहा है बच्चे के 2-2, 3-3 सिर हो रखे हैं। समझ में आया, बड़ी ये नॉर्मल चीज है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। पहले वाले के अंदर क्या होता है, एक साइड के अंदर गुम्बा बना हुआ है, इसमें दोनों साइड में बनेगा, यहाँ होता हुआ उधर भी चला जाता है। देख लो ये तो इधर जस्ट इसके यहाँ ही है, ये देखो कान वगैरह इन दोनों के बीच में कितनी जगह बच गई है। समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ से होता हुआ जो दोनों साइड है ना, यहाँ इन दोनों को, दोनों साइड के अंदर क्या बन जाती है, ये कंडीशन बन जाती है। समझ में आया, कैपुट सक्सीडेनम और सिफिल हेमेटोमा। आपने दोनों चीज देखी, एक में क्या होता है, गुम्बा एक साइड के अंदर बनता है, एक में गुम्बा, गुम्बे से मतलब क्या होता है, सूजन देख लेना आप, एक साइड में सूजन है वो बनती है, एक ही साइड में, एक में, उसको बोलते हैं सिफिल हेमेटोमा। और एक में क्या होती है, दोनों साइड में बन जाती है, पूरा सिर भर जाता है, मतलब पानी पानी से भर जाता है, उसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। दोनों चीज समझ में आई। देखो अगर यहाँ बात की जाए, ये एक बच्चे का सिर है, तो यहाँ ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी क्या बन गई, स्वेलिंग बन गई, और यहाँ पे भी स्वेलिंग बन गई, इसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। यहाँ वाले में अगर बच्चे का सिर है और ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, सिर्फ एक पार्ट में एक जगह स्वेलिंग होती है। समझ में आ रहा है, बस ये इतनी चीज देख लेना। एक में क्या होता है, एक साइड में स्वेलिंग होती है, और एक में क्या होती है, दोनों साइड के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ऐसे बन जाता है पूरा। यहाँ से स्टार्ट हुई स्वेलिंग और इधर खत्म होगी, और एक वाले में सिर्फ इधर ही रहेगी, या तो इधर या इधर, वो इधर से इधर नहीं जाएगी। समझ में है आप लोगों को इतनी चीज कि कौन कौन सी, किसको सिफिल हेमेटोमा बोलते हैं और किसको कैपुट सक्सीडेनम बोलते हैं।
वहीं अगर हम लोग हाइड्रोसिफिलस और माइक्रोसिफेली की बात करें, इसकी हाइड्रोसिफिलस और मैक्रोसिफेली, इसमें दिख रहा है आपको बच्चे का हेड, भाई बच्चे का जो सिर है वो दिख रहा है आपको आराम से, कितना छोटा सा है। देखो इसका यहाँ से मुंह कितना बड़ा, यहाँ से इसकी बॉडी भी बड़ी, और सिर इतना सा पतला सा है ना, ऐसे ऊपर छोटा सा निकल रहा है। यहाँ देखो बच्चे का सिर कितना बड़ा है, कितना पूरा एरिया कवर किया हुआ है, समझ में आया? अगर इसको डायग्राम से देखोगे तो एक बच्चा तो ये है कि देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ बनाया, बच्चे के हाथ बना दिए, ये पैर बना दिए, ठीक है, और ये इस बच्चे का क्या बना दिया, सिर बना दिया। समझ में आया? क्या बनाया हमने यहाँ पे, बच्चे का सिर बनाया, ये गर्दन वर्दन हो गई, और ये बच्चे का इतना सा सिर बना दिया। यहाँ पे बच्चे का ये तो हमने सिर बना दिया, और ये बच्चे को इतना सा बना दिया। ये अब देखो दोनों में, इसमें तो शरीर बड़ा है और सिर छोटा, इसमें शरीर छोटा और सिर बड़ा। तो जिसमें सिर बड़ा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, और जिसके अंदर सिर छोटा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोसिफेलस। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा। तो यहाँ सिफिलिस का मीनिंग रखना है आपको। सिफिलिस का मतलब होता है हेड से। सिफिलिस का मीन ही क्या होता है, हेड। अगर बच्चे का सिर छोटा है तो माइक्रोसिफेली, और अगर बच्चे का हेड बड़ा है तो हाइड्रोसिफेली। इस हाइड्रो को आप मैक्रो भी बोलते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो इन सब का आप लोग क्या करते हो, जब बच्चे के हेड का एग्जामिनेशन करते हो, सिर का पूरे का, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें देखनी है कि बच्चे की सिर के कौन से साइड में तो सूजन हो रखी है, दोनों साइड में है या एक साइड में। अगर एक में है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिफेल हेमेटोमा। दोनों साइड में है तो उसको बोलते हो कैपुट सक्सीडेनियम। एक में देखना, अगर बच्चे का सर छोटा है तो उसको आप बोलते हो माइक्रोसिफेली, अगर सर बड़ा है तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोसिफेलस या हाइड्रोसिफेली। समझ में आया? ये चार चीजें तो आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से देखनी है। कहाँ पे, जब आप उस बच्चे का हेड एग्जामिनेशन करते हो। ये सिर के एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको यही तो बताया था कि आपको कौन कौन सी चीजें उस बच्चे के अंदर चेक करनी है। सबसे पहले क्या था, कैपुट सक्सीडेनियम और सिफेल हेमेटोमा, और दूसरा मैंने क्या बताया था, माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली। ये चार चीजें तो हमने देखी है अभी। हाइड्रोसिफेली हो गई, माइक्रोसिफेलस हो गया, सिफेल हेमेटोमा हो गया, और कैपुट सक्सीडेनियम। समझ में आया? ये चार चीजें हम लोगों ने क्या किया है, अभी डायग्राम के थ्रू चेक किया है कि कौन कौन सी सिचुएशन कैसे कैसे होती है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के अंदर कुछ अदर और सिम्टम्स, कुछ चेंजेस या बिहेवियर जो भी उस बच्चे के अंदर आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलते हैं, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे को आप एबनॉर्मल से कैसे अलग कर सकते हो। मतलब आपको कैसे पता चलेगा ये बच्चा तो असामान्य स्थिति में है और ये बच्चा सामान्य स्थिति में है। तो हमने अभी तक कितने सारे उसके अंदर क्या चेक कर लिए, जो नॉर्मल चीजें थी वो चेक कर ली। दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उस नियोनेट के अंदर कुछ आंखों का परीक्षण भी हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। उस बच्चे की आंखें भी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। उस आंखों के अंदर पहले देखना है कि बार बार कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज या स्राव तो नहीं हो रहा है। आपको पता है आंखों से पानी, तो आंसू तो बच्चे के बनते नहीं है भाई, बच्चे के आंसू नहीं बनते हैं। 1 महीने बाद ही उसके आंसू आएंगे। 1 महीने से पहले बच्चा कितना ही गला फाड़ फाड़ के रो ले, उसमें आंसू एक भी नहीं टपकेगा, क्योंकि उस बच्चे में बनते ही नहीं है। जो टीयर ग्लैंड होती है वो ग्रंथि उस बच्चे के अंदर काम करना अभी स्टार्ट नहीं करती। 1 महीने बाद ही बच्चे में आंसू आना स्टार्ट होंगे। समझ में आया? तो उस बच्चे के अंदर आंसू तो आपको चेक नहीं करना है, बट जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो आपको वहां पे चेक करना है कि आंखों से बार बार कोई असामान्य स्राव या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। कंजक्टिवाइटिस मतलब उस बच्चे के अंदर आंखों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जो कंजक्टिवा होता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई संक्रमण तो नहीं है, ठीक है। उसका जो हमारा जो व्हाइट पोर्शन है स्क्लेरा, उसका हम उस बच्चे का क्या देखते हैं, रंग देखते हैं कि कौन से कलर का है। रेड कलर है तो मतलब प्रॉब्लम वहां पे
हो गई, येलो कलर है तो ये पता चल जाएगा बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है, होगा नहीं शायद, हो सकता है येलो कलर। ठीक है, पीला का मतलब पीलिया ही तो होता है, अरे पीलिया अगर उस बच्चे को है तो उससे हमें पता चल जाएगा। येलो कलर आया तो, रेड कलर आया तो कोई इन्फेक्शन बता देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंखों का आकार, मतलब ये देखते हैं कि दोनों आंखें एक जैसी है कि नहीं है। कई बच्चा एक तो राइट साइड से तो राइट में देख रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट में देख रहा है, पता ही नहीं है घर वालों को कि ये देख किसको रहा है। तो दोनों आंखों सिमेट्रिकल समान आकृति की है या नहीं है, छोटी बड़ी तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक आंख बंद तो नहीं है। तो ये सारा हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। या किसी भी जन्मजात विकृति जिसको आप बोलते हैं ना मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का नाम सुना है, ये जन्मजात प्रॉब्लम है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे की आंखें भी जा सकती है, मतलब अंधा हो सकता है पूरी तरीके से, परमानेंटली वो अंधा हो जाएगा। तो हमें वो कंजेनाइटल जन्मजात उस बच्चे के अंदर वो देखना है कि उसको मोतियाबिंद तो नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम लोग आंखों के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं। कंजेनाइटल में यहाँ पे ये लिखना आपको कैटरेक्ट, क्या कैटरेक्ट, इसका हिंदी में मतलब होता है मोतियाबिंद, क्या मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का नाम सुना ना, उसका ऑपरेशन भी तो होता है। मोतियाबिंद का जो भाई बीमारी होती है आंखों की, उसका ऑपरेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं, किसके अंदर, बच्चे की आंखों के अंदर। सबसे पहले बच्चे की आंख में हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोई असामान्य स्राव तो नहीं हो रहा है, बच्चे की आंखों में कोई संक्रमण तो नहीं है, उस बच्चे की स्क्लेरा का रंग तो प्रॉपर है ना, लाल और पीला नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। अब ये तो है नहीं आपने हरा रंग कर दिया, अरे नहीं रे पागलों, स्क्लेरा का रंग जैसे हमारा व्हाइट हो रखा है तो उसका भी व्हाइट होना चाहिए, बस कुछ थोड़ा चेंज हो सकता है, ऐसे पिंकी पिंकी कलर दिखाई दे सकता है, बाकी ब्लैक कलर, ब्लैक ये तो आंखें दिखाई देती है। अब ये थोड़ा ना चेक करना है कि भाई ये ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, ब्लू आई, ये कुछ नहीं है। स्क्लेरा का रंग देखना है भाई, स्क्लेरा के रंग से हमें पता चल जाता है कि लाल है तो कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण है, येलो है तो ये हमें पता कर रहा है कि बच्चे को शायद पीलिया तो नहीं हो गया। समझ में आया? बाकी उसके आकार वाकार देखने हैं आंखों का, दोनों बराबर सेम आकार की तो नहीं है, दोनों एक जगह ऐसे देखती हैं, ये नहीं दोनों राइट, दोनों घूमती है तो एक साइड में घूमती है, चाहे वो लेफ्ट में घूमे राइट में, ये नहीं एक इधर जा रही है दाएं एक बाएं जा रही है, नहीं, वो हम सबको चेक करना है और मोतियाबिंद वाली कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, कि ये बच्चे के अंदर है या नहीं। ये सारी हम लोग क्या करते हैं, आंखों के एग्जामिनेशन के अंदर उसका चेक किया जाता है। कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि बच्चे का एक साइड से होठ कटा हुआ है, बच्चे के दोनों साइड से होठ कटे हुए हैं, बच्चे के नाक यहाँ से कटी हुई है, बच्चे का तालवा कटा हुआ है, वो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कंजेनाइटल जन्मजात बीमारियों में इंक्लूड करते हैं। पहला ये तो नॉर्मल बच्चा है, क्यूट सा, देखो भाई ये तो एक नॉर्मल बच्चा है, इसके अंदर तो कोई कंडीशन नहीं है, दोनों आंखें भी सही है, नाक भी सही है, उसके होठ भी सही है, कान भी एकदम सही है, बच्चा एकदम परफेक्ट है। यहाँ वाले में देखो ये होठ कट गया यहाँ बेचारे का, दिख रहा है, आंख नाक सब सही है बट होठ कट गया, बुरा लगेगा ना भाई, बच्चा लगता तो है ही नहीं, बाहर जाता है, माँ बाप का तो भाई वो दिल का टुकड़ा है, बट उस बच्चे को तो लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं औरों से थोड़ा अलग दिख रहा हूं, तो उसको शर्म या शेम फील होती है, तो ये अलग दिखेगा कि नहीं दिखा। ये क्या हो गया, यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड प्लेट, मतलब यूनि का मतलब होता है एक साइड में कटा हुआ होना, ये क्या है बाइलेटरल। बाइलेटरल का देखो इधर से नाक वाले साइड से कट गया, इधर से भी कट गया, दोनों साइड से उसकी लिप्स कटे हुए हैं। जो कटेंगे ये देखो एक साइड से कटा हुआ है तो ये पूरा ऐसे कटता है, ये देखो ये प्लेट आगे तक कटी हुई है, वोकल कॉर्ड तक, जो बोलता है ना बच्चा वहां तक का सारा कटा हुआ है मटेरियल। और इसमें देखो यहाँ से शुरू हुआ कटिंग और ये यहाँ ऐड हो गई, यहाँ से फिर इधर शुरू हुआ और ये यहाँ ऐड हो गई, ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक चली जाती है। कटिंग है, ये जन्म जाती है बच्चे के अंदर, हमने नहीं की है, अपने आप उसके अंदर हो गई थी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो ये तो नॉर्मल ही है, ये दोनों क्या है एबनॉर्मल बच्चे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई।
तो हमें इन सबको क्या करना है, चेक करना है। इसका जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग 3 से 6 महीने में कर देते हैं, बट ये क्या होता है 1 से 1.5 साल पे किया जाता है। कैसे, मतलब जो अंदर ये बना हुआ है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो लिप्स होते हैं ना ऊपर से कटे हुए, इनको तो हम लोग बांध देते हैं 3 से 6 महीने में ही बांध दिया इनको, तो फ्यूचर व्यूचर कर ऑपरेशन करके फ्यूचर लगा दिए, स्टिचेस लगा दिए। बट जो अंदर ये कट है इनके साथ में ही, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 1-1.5 साल पे बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, ठीक है। तो जब ये ऑपरेशन करेंगे तो इसके ऑपरेशन के बाद हमें चेक करना है कि बच्चा स्पीच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोल रहा है, दादा मामा पापा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इस टाइम पे तो हमें पहले पता ही नहीं चलेगा ना भाई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो 1.5 साल पे हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे ही इसको हम बंद करेंगे, इसको क्लोज करेंगे ऑपरेशन से, तो हमें क्या बाद में हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि बच्चे की आवाज आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है वॉइस बॉक्स, जो आवाज आने वाला जो माइक होता है ना वो वहीं प्रेजेंट होता है। तो वो हमें इसके द्वारा पता चल जाएगा कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ही क्या करते हैं 1.5 साल पे जाके इसका ये ऑपरेशन करते हैं, ताकि जैसे ही ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन के 5-6 घंटे बाद हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चे से बोलने को कहते हैं, उसकी आवाज निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो दोनों चीजें समझ में आई। ये तो नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, एकदम क्यूट सा बच्चा है, देखो में कोई भी चीज है वो एबनॉर्मल नहीं है। यहाँ पे इसके क्या हो गए बेचारे के, ये यहाँ पे लिप्स है वो कट गए, समझ में आया। यहाँ पे इसके दोनों लिप्स कट गए, ये देखो यहाँ भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, दोनों साइड से लिप्स कट गए। अब इस एक लिप्स के साथ में तो एक साइड में जाके ऐसे ये क्या हो गया, प्लेट है वो कट गई, और यहाँ पे ये दोनों साइड से चला तो पूरा का पूरा प्लेट है वहां से कट हो गई। अब इस प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं वापस, जो अलग हो रखी है उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसका आगे जो भी मैनेजमेंट होता है कि वो बोलता है कि नहीं बोलता है, कैसे है, क्या कंडीशन है, वो हम उसके अंदर सारा डॉक्टर जो भी करेंगे वो उसका चेक करते हैं। इसका ऑपरेशन तो 3 से 6 महीने में ही किया जाता है, मतलब ज्यादा 1.5 महीना लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने बाद उसका कर देते हैं ऑपरेशन। ये 1 साल से पहले तो नहीं किया जाता है, समझ में आया। 1 साल से पहले तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है 1 साल का बच्चा दादा मामा पापा ये तो बोलने लग जाता है ना, दो वर्ड तो ये नहीं बोलेगा मैं घर जा रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना तो बोल सकता है दादा मामा पापा, ये सारी चीजें तो बोल सकता है। तो हम ये ऑपरेशन करने के बाद ये चेक करेंगे कि दादा मामा पापा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहा है। तो दोनों चीजें समझ में आई कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या होते हैं। इनके द्वारा हमें ये बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होने से बता सकते हैं। क्या अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन देखूं कि ये लिप वगैरह हो रखा है, ये लिप यहाँ पे कटा हुआ है, तो क्या ये बच्चा सकिंग कर पाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, निपल जाएगा कैसे। बच्चे का होठ तो अलग अलग हो रखे हैं, दोनों अलग होंगे तो निपल वहां पे फिक्स होगा कैसे उसके माउथ के अंदर। तो इस बच्चे को हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क की बजाय क्या देते हैं, कटोरी स्पून, कटोरी स्पून देते हैं। कटोरी स्पून का मतलब होता है माँ का ब्रेस्ट मिल्क लिया, कटोरी के अंदर निकाला और उसको चम्मच से पिलाएंगे बच्चे को। आई बात समझ में, जैसे बॉटल फीडिंग जिसको बोलते हैं ना, आई उसको कटोरी स्पून या बॉटल, कटोरी फीडिंग या बॉटल फीडिंग, ये हम उस बच्चे को करवाएंगे। दूध माँ का ले लेना, अगर वहां पे है तो प्रेजेंट है ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तो माँ का दूध लेना, कटोरी में डालना और बच्चे को चम्मच से पिलाना। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करवाओगे तो बच्चा शक ही नहीं करेगा, शक नहीं करेगा तो कहाँ चला जाएगा, ट्रेकिया में, श्वास नली में चला जाएगा, और श्वास नली में जाएगा तो आपको ही पता है बच्चे को, आप तो जो आराम जिंदा था दूध ही तो नहीं पी रहा था उसको आप जीते जागते मार दोगे। तो उसको ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्ट नहीं ना करवा के वो मिल्क लो कटोरी के अंदर और उसको चम्मच से उस बच्चे को क्या करवाना है, धीरे धीरे फीड करवानी है। आई बात समझ में। इसलिए ये ब्रेस्ट फीड, क्योंकि इसमें बच्चे का अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। भाई ये देखो यहाँ पे आपने लिप्स बना दिए और ये बीच में कट गए यहाँ से लिप्स। अब अगर वो निपल को यहाँ पे ये मान लो ये ब्रेस्ट था, ये ब्रेस्ट के क्या हो गए निपल बने हुए, अगर ये निपल इस बच्चे के माउथ के अंदर प्रॉपर तरीके से अटैच ही नहीं हो पा रहे हैं, फिक्स ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बच्चा फीडिंग कैसे करेगा। फीडिंग कर अच्छा वो कोशिश कर रहा है सक करने की, बट वो लिप्स तो हिलेगा, जगह बची हुई है, जगह बची तो वो बाहर यहाँ से निकलेगा मिल्क,
भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से मिल्क निकलेगा तो बच्चे के पेट में क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो जरूरी है बच्चे को मिल्क निकाल दो, तो डिमांड है, डायरेक्टली माँ दे रही थी, उस माँ से दूध ले लो और कटोरे में डाल के या बोतल में डाल के उस बच्चे को फीड करवा दो। ये कुछ क्या होती है, माइनर प्रॉब्लम होती है उस बच्चे के अंदर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे के अंदर हमने देखना है कि फीडिंग पैटर्न और एलिमिनेशन पैटर्न, बच्चा दूध किस तरीके से पी रहा है, कितना पी रहा है और पी के कितनी देर में वो सारी चीज बाहर निकाल रहा है। क्योंकि हमें पता नॉर्मल डिलीवरी में हम आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर देते हैं माँ का। अब अगर वो दूध पी रहा है तो हमें ये भी देखना कि भाई इसने दूध तो पिया है, 3-4 बार पी लिया, बट निकाल कुछ भी नहीं रहे, तो वो तो प्रॉब्लम की बात है ना भाई। निकाल कुछ भी नहीं रहा, उसने दूध भी दूध पिए जा रहा है बट वो बाहर नहीं निकाल रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चा ना तो यूरिन पास कर रहा है और ना स्टूल पास कर रहा है, तो डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म कर दो कि बच्चे ने अभी तक मेकोनियम पास नहीं किया है। मेकोनियम का मतलब भी क्या होता है, पहला स्टूल, जो बच्चा पहला लेट्रिन करता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। वो 24 घंटे के अंदर अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो वहां पे वो बताता है कि बच्चे की या तो क्या है, जो स्टूल पास करने वाला रास्ता था एनल कैनाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रखी है, या तो वो बंद है या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने सब ये सारी चीजें चेक की थी कि पहले तो आपको ये देखना है बच्चे में रिफ्लेक्स तो प्रेजेंट है, अब उसमें कोई उल्टी चीज तो नहीं बह रही है, मतलब उल्टा प्रवाह तो नहीं हो रहा है, रिगर्जिटेशन नहीं हो रहा है, उसके मुंह में बार बार झाग तो नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, असामान्य होती है, इनका भी पता करो। देन उसके बाद में ये देखो कि 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का मेकोनियम पास होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि फीडिंग और एलिमिनेशन पैटर्न का हमने असेसमेंट किया था। फिर हमने बच्चे के सिर का एग्जामिनेशन किया, सिर के एग्जामिनेशन में हमने 4 चीजें देखी, ये इंपॉर्टेंट है कि कैपुट सक्सीडेनम, सिफिल हेमेटोमा, माइक्रोसिफेली और हेड्रोसिफेली, ये 4 चीजें हमने डायग्राम के थ्रू आराम से पढ़ ली। इन सब का हमें पता करना है। ये 2 चीजें जो ये वाली और ये वाली है, ये हो जाएंगे ट्रीटमेंट से अपने आप ठीक, बिना किसी उपचार के अपने आप 5 से 7 दिन के अंदर ये ठीक हो जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती है उस बच्चे की माँ को। पर ये दोनों चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वहां पे इनको क्या किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। दोनों हमने डायग्राम पढ़े थे, ये देखना। इस डायग्राम के अंदर पहले वाले में क्या है, कैपुट सक्सीडेनम, बच्चे के पूरे हेड के अंदर क्या होगी, स्वेलिंग हो गई दोनों साइड में। इसमें सिर्फ बच्चे के एक साइड के अंदर ही क्या है, स्वेलिंग हो रखी है। समझ में आया। दूसरी अगर हम वहां पे देखें तो माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेली, इसमें देखो बच्चे का हेड कितना सा है, छोटा सा, ये तो हो गया क्रिकेट की बॉल के जितना क्या, और ये हो गया वॉलीबॉल के जितना। ये तो क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है ना, छोटी सी तो होती है, और ये वॉलीबॉल हो गया। समझ में आया, ये वॉलीबॉल के जितना हो गया। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि बच्चे की आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मल स्राव, वहां से आंसू तो आएंगे नहीं। बाकी जो डिस्चार्ज होते हैं ना, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, येलो कलर का जो डिस्चार्ज हम बोलते हैं, जिसको गीड बोलते हैं, बट यहाँ पे बच्चे की वो देखना है कि वो आ तो नहीं रहा ज्यादा, तो वो चीज चेक करनी है। बच्चे में कोई संक्रमण तो नहीं हुआ आंखों में, वो देखना है। बच्चे की जो स्क्लेरा होती है उसका रंग कैसा है वो चेक करना है, कि व्हाइट है, पिंक है, रेड है या येलो है। येलो और रेड दोनों ही खतरे के निशान है। आंखों का आकार, मतलब बच्चे की आंखें दोनों समान है कि नहीं है, कौन सी साइड में कैसे देख रहा है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है आंखें। दूसरा लास्ट में देखना है कि बच्चे को मोतियाबिंद होया है, हो रखा है या नहीं हो रखा है। ये सारा हम लोग वहां पे चेक करेंगे। ये आंखों के अंदर आती है। और क्लेफ्ट लिप आपने देख ही लिया कि बच्चे के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये कंजेनाइटली है, जन्म के बाद में नहीं होंगी। जब वो पैदा होता है तो अपने साथ ही लेके आता है गिफ्ट में ये सारी चीजें। हमें तो जन्म के बाद इनको ठीक करना है, ट्रीटमेंट करके ये जो चीजें बनी हुई है यहाँ पे, ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप को हमें क्या करना है, भर देना है, पूरा एक जैसा लिप्स बना देना है। ठीक है, दोनों साइड से पूरे लिप्स को यहाँ से क्या कर देना है, भर देना है ट्रीटमेंट करके। अरे बात समझ में। अगर मान लो यहाँ पे ये चीज बन गई, यहाँ पे यहाँ से आपने हटाया, मतलब ठीक है, ये कट लग गया है बच्चे को, ये पूरा लिप्स है आपने पूरा भर दिया,
बट अगर मान लो प्रॉब्लम हो गई बच्चे को, ये बीच में यहाँ से कटा हुआ है और ये भी इधर से ऐसे कटा हुआ है, तो इन सबको आप क्या करोगे, जन्म के बाद में एक को 1.5 महीने पे, 1.5 से 3 मतलब 6 महीने तक आप उसको क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, एक को 1.5 साल पे जाके बंद करोगे। आई बात समझ में? ये इतनी चीज आपने समझी, आई थिंक ये आपको समझ में आएगा कि एक बच्चे की हम लोग नॉर्मल बिहेवियर को क्या करते हैं, चेक करते हैं, कैसे बच्चा नॉर्मल होता है और कैसे बच्चा असामान्य स्थिति में दिखता है। तो सामान्य स्थिति में दिखने के लिए हमने सारी चीजें आपको बता दी। असामान्य में देख लो, अगर इनमें से कोई भी चीज खराब है तो वो बच्चा असामान्य होगा। अब ये देख लो, ये तो सामान्य स्थिति में है बच्चा बेचारा एकदम से क्यूट सा, ये असामान्य हुआ कि नहीं हुआ? वही चीज है। तो सामान्य और असामान्य बच्चे का हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आगे इस बच्चे के अंदर हम वो रिफ्लेक्स पढ़ेंगे कि बाहर से कोई स्टिमुलाई देते हैं तो बच्चा कैसे एक्ट करता है अपनी बॉडी को, वो रिफ्लेक्सेस हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।